नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 30 दिसंबर को जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके सभी 30 प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग 13 नवंबर 2021 को जो परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की आयोजित हुई थी, उसके प्रश्नों को देखेंगे और सभी 30 प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बहुत सी चीजें हमें इस वीडियो के माध्यम से भी याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था। ठीक है, रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? डलेनालिया, फुल्किया, शुकरचकिया, अहरुवालिया। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जन्म किस में हुआ था? शुकरचकिया में हुआ था। किस में हुआ था? शुकरचकिया में। इसका सही उत्तर सी होगा, शुकरचकिया। व्याख्या को हम लोग देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से। कह रहे कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिस्र में हुआ था। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह सुकरचकियों के प्रमुख बने। उन्होंने मिसलों को समाप्त कर सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, रणजीत सिंह ने क्या किया? मिसलों को समाप्त करके सिख संप्रदाय की स्थापना की। हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा सुकरचकिया मिस्र में हुआ था। मिस्र सिख संघ के राज्यों को संदर्भित करता है जो 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र के मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरे थे। अपनी राजधानी लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के कारण इन्हें पंजाब का शेर की उपाधि दी गई। ठीक है, क्या हुआ कि रणजीत सिंह ने अफगान आक्रमणकारियों से अपनी राजधानी लाहौर को मुक्त कराया। ठीक है, इसीलिए इन्हें पंजाब का शेर या शेर पंजाब की उपाधि भी दी गई। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। हमसे पूछा कि निम्नांकित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 की भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, पुनः सुनेंगे प्रश्न को। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था? 1909 में था। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में था। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे ये पूछ रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछे तो 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछे तो 1919, मार्ले मिंटो तो 1909। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। ठीक है, मार्ले क्या थे? भारत में जो है इंग्लैंड में भारत सचिव थे और मिंटो भारत में वायसराय थे। ठीक है, मार्ले क्या थे? भारत सचिव थे इंग्लैंड में और मिंटो भारत में वायसराय थे। एक बार ऐसे भी प्रश्न बना है कि मार्ले मिंटो में कौन वायसराय था और कौन भारत सचिव था। ठीक है, तो मार्ले जो भारत सचिव थे, मिंटो भारत में वायसराय थे। अब देखिए, इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं उनको देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से। कह रहे हैं इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। इसके द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय कार्य परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि, इसी में पृथक निर्वाचन की बात की गई। ठीक है, कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी बात की गई। ठीक, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 1909 में ही जो है पृथक निर्वाचन की भी बात की गई थी। ठीक, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये भारत के वायसराय थे। मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। ठीक है, इंग्लैंड में भारत सचिव थे। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं।
अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय की इंदिरा गांधी, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उनके संस्थापकों में से एक व्यक्ति, इसमें भी इस विकल्प में भी दिया गया है, आप उनको खोज के निकाले, उस प्रश्न को सही करिए, ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक भी थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, बहुत सी बातें क्लियर होने वाली हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 1880 में लोकमान्य तिलक और एमबी नाम जोशी के साथ वी के चिपलुंकर ने शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के पुणे में न्यू स्कूल मिशन की स्थापना किया। समय के साथ वी एस आप्टे, जी जी अगरकर, वी वी केलकर, एम एस गोले, एन के धरप इसमें शामिल होते रहे। इस स्कूल की सफलता से प्रेरित होकर तिलक एवं उपयुक्त समाज सेवियों ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के संस्थापकों में से बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1884 में हुई। इस प्रकार डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1884 में हुआ, ठीक, 1884 में हुआ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। बाल गंगाधर इसमें प्रमुख थे। अब देखिए पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि एक जो प्रश्न है बुक से आ ही जा रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जिसमें रोमेश चंद बनर्जी की पुस्तक को शामिल किया गया था, ठीक है। हमसे पूछे थे कि बताइए कि किसने जो है दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखा, ठीक है। तो उसका रोमेश चंद बनर्जी था, ठीक है। रोमेश चंद दत्त था उसका उत्तर, ठीक। उसके बाद हमसे यह भी पूछा कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है, किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नेहरूजी की है। तो मतलब अगर हम लोग जो है जितने फ्रीडम फाइटर हैं उनकी पुस्तकों को अगर तैयार रखते हैं तो एक प्रश्न हमें जरूर मिल सही करने को मिल जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, ठीक। महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, माउंट बेटन, ठीक है। तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। पुनः सुनिए, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। हमसे पूछ ले कि बताइए बताइए कि जो है ब्रिटिश शासन काल में दी इकोनॉमिक्स, ठीक है, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ठीक है, रोमेश चंद दत्त थे। अगर हमसे ये पूछ ले कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसकी है, तो दादा भाई नेहरू जी की है। अगर हमसे पूछ ले गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में कौन एक शामिल था, तो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं अपने इस प्रश्न का, ठीक है। तो कह रहे हैं द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रहे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले के जो शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था किसने जो है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता या स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, ठीक है। वो भी सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न था, ठीक है। मतलब सुभाष चंद्र बोस हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, वर्ष 1938 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की, ठीक है। तो 1938 में जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था वहां पे इन्होंने कांग्रेस पद की अध्यक्षता की थी, ठीक है।
और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, हमसे देखिए बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिल गए हैं। देखिए हमसे अगर कभी ये पूछे कि किसके जन्मदिन पे जो है एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि पराक्रम दिवस के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी को हुआ था। और आपको पता है अभी 23 जनवरी आने वाला, उस दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस से भी प्रश्न पूछा। एक प्रश्न हमसे ये पूछा गया इसके पहले के पेपर में कि किसने दांडी यात्रा की तुलना या दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की? सुभाष चंद्र बोस ने। आज हमसे ये पूछ लिया गया कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी है? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, हरिपुरा गुजरात 1938 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर हमसे पूछे किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, तो यह भी उत्तर यही होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और कब की? 1939 में, 3 मई 1939 को। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, ये देखिए शानदार प्रश्न। हमसे ये पूछा जाए निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, अब देखिए यदि हम देखें ये हमारा रहा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व, ठीक है, हमसे क्रम पूछा जा रहा है जनजातियों का कि पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। हम कह रहे हैं खासी गारो नागा जयंतिया, या नागा जयंतिया खासी गारो, गारो खासी जयंतिया नागा, जयंतिया नागा। तो हमको पता है क्या, पहले गारो है, ठीक है, फिर खासी है, ठीक है, फिर जयंतिया है, फिर नागा है। अच्छा, ये पहाड़ी भी ऐसे ही है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां ऐसे क्रम से है भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर में हमसे कह रहे हैं कि भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है गारो खासी जयंतिया नागा। ठीक है, आपको नहीं याद है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं क्या? GKJN। ठीक है, गारो खासी जयंतिया नागा। ठीक है, जयंतिया के बाद नागा है। ठीक है, इसे वो जयंती भी बोलते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग उत्तर पूर्व में विस्तारित है, जिसे स्थानीय तौर पर मेघालय शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे कार्बी एंगलॉग का पठार या उत्तरी कछार पहाड़ियां भी कहा जाता है। यहाँ 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर बात करें, देखिए पश्चिम से पूर्व विक्रम बता दिया गया कि गारो खासी जयंतिया। अनेक शिखरों के साथ ये पहाड़ियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जिनमें शिलांग शिखर और नोक रेक शिखर महत्वपूर्ण है। चेरापूंजी और मासिन राम भारत के सबसे अधिक आर्द्रता प्राप्त करने वाले स्थान इसी पठार के भाग में है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कौन एक सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। डैम्पा अभ्यारण्य मिजोरम, ठीक है, बाल्की रिजर्व मिजोरम। अब देखिए फिर हमसे कहा जा रहा है कि रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान। ठीक, अच्छा आपको पता हुआ वाल्मीकि रिजर्व जो है, ठीक है, वाल्मीकि रिजर्व, देखिए वाह से वाल्मीकि और ब से बिहार, ये तो बहुत आसान है याद करनी, ये बिहार में। ठीक है, तो एक ये सत्य है। अब देखिए गांधी सागर बता रहे हैं कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य बता रहे हैं कि राजस्थान। ठीक है, ये देखिए ये भी गलत है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है आपका एमपी में। ठीक है, एमपी में है। ठीक, तो इस प्रकार से दो दो विकल्प गलत हो रहे हैं। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात हमें ये पता चल गई कि जो डैम्पा अभ्यारण्य है, ठीक है, डैम्पा अभ्यारण्य है, तो वो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है। डैम्पा अभ्यारण्य मिजोरम में है। ठीक है, वाल्मीकि रिजर्व कहाँ है? ये बिहार में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में है। और यदि बात करें गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य हमारा
यह मध्य प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो दो विकल्प हमारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न में हमारे दो दो विकल्प गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है। ठीक है, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन बताएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसे कौन बताएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम लोग पहले प्रश्न का विकल्प को पढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे अंतरिम तौर पर मुहर लगाएंगे आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जी। ठीक है, वित्त मंत्री का इससे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति से इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से भी कोई मतलब नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, है या नहीं, इस पे अंतिम तौर पर विनिश्चित करने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या निकला कि लोकसभा का अध्यक्ष। व्याख्या देखते हैं, कह रहे हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम रूप से विनिश्चित करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष सक्षम होता है। केवल वे विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक संविधान में किस अनुच्छेद में दिया है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक 108 में है। ठीक है, और यदि हम बात करें धन विधेयक की तो वह 110 में है, अनुच्छेद 110। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, अभी मिल सकता है हम लोगों को कि संयुक्त बैठक का भी ये भी बहुत बार पूछा है। और 110 में क्या है, धन विधेयक है। ठीक, अब देखिए, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसको विनिश्चित करने का कार्य लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। और धन विधेयक के विषय में हमारे संविधान में अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, अब हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। कह रहे हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न। कह रहे हमसे कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में, ठीक है, 1922 में लोगों मतलब जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी। ठीक है, माने 1922 में प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक, प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की, हमसे यही इतना पूछा जा रहा है कि बताइए कि 1922 में प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की। कह रहे हैं एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो एम के गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी 1922 में। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय बनाने की मांग महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। वर्ष 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है ना, देखिए अब पिछली बार में हम लोग ऐसा पूछ रहा था कि निर्वाचन आयोग किसमें है। ठीक है, अब देखिए मतलब हमें संविधान के 22 भाग याद हैं, तो एक प्रश्न में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 एकदम सही है। ठीक है, मूल अधिकार संविधान का भाग 3 एकदम सही है। मूल कर्तव्य कह रहे हैं कि संविधान के भाग 6A में है। ठीक है, थोड़ा संशय लग रहा है, अंतिम तक चलते हैं। कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज संविधान के भाग 8 में है। ठीक है, तो यह भी सही है। गलत क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ है, मूल कर्तव्य 4A में है। ठीक है, 4 क में। ठीक है, 4 क में है। ठीक है, अब देखिए
हम लोग व्याख्या देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें ये ध्यान देनी होंगी कि एक बार यह पूछा कि किस रिपोर्ट के आधार पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, एक बार प्रश्न बना कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, फिर कभी प्रश्न बना कि किस सन मतलब किस वर्ष किया गया, तो 1976 में। ठीक है, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था। ठीक है, 4 ये में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और ये 51 का था मूल कर्तव्य। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कितने कर्तव्यों की बात की गई है, पहले कितने कर्तव्य थे। ठीक है, अब देखिए जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख है। मतलब देखिए जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ तो 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन देखिए अब एक संशोधन होगा और एक और मूल कर्तव्य जुड़ेगा। कह रहे हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अब देखिए 2002 में, ठीक है, 2002 में मूल कर्तव्य कितने हो गए, कुल 11 हो गए। शेष विकल्प क्या है, सुमेलित है। ठीक है, हमें पता ये चल गया। देखिए इस पे विचार कर लेते हैं कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। ठीक है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये 4th क में है। ठीक है, भाग 4 क में है। ठीक, अच्छा ये कब संशोधन हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 72 नहीं 74 में जो है, 76 में इसे जोड़ा गया, 76 में। ठीक है, 76 में जोड़ा गया, ध्यान से सुनिएगा, 76 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अच्छा 2002 में क्या हुआ, एक और मूल कर्तव्य। जैसे देखिए जब मूल कर्तव्य संविधान में, ठीक ठीक है, संविधान में जोड़ा गया जब, तो केवल 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक, लेकिन जब एक और बढ़ा दिया है, कब, 2002 में। ठीक है, 2002 में तब मूल कर्तव्यों की संख्या 11। जैसे वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, लेकिन हमसे पूछे संविधान, ठीक है, या संविधान प्रारंभ में कहेंगे क्योंकि संविधान लागू होने के समय तो था नहीं, ये तो खुद संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो हमसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहली बार नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो 10 मूल कर्तव्य, लेकिन हमसे पूछ ले कि 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा, तो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। ठीक है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आईएमएफ, आईएमएफ का सदस्य भारत कब बना, हमसे ये पूछा जा रहा है। कह रहे 1945, 1950, 1951, 1952। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए आईएमएफ का सदस्य भारत कब बना। ठीक है, तो 1945 में बना है। ठीक है, 1945 में बना। अच्छा हमें ये लगेगा कि भारत जब आजाद हो जाएगा तभी बनेगा, तो इस हिसाब से लोग कोई 1945, अगर तुक्का होगा तो कोई 1945 नहीं मारा होगा, सब लोग 50, 52, 51 की तरफ रुख किए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, मतलब भारत आईएमएफ से 1945 में जुड़ता है। कब जुड़ता है, 1945 में। ठीक है, भारत आईएमएफ से 1945 में जुड़ता है। ठीक है, 1945 में जुड़ता है। ठीक, अब हम लोग व्याख्या को देखेंगे, बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का सदस्य वर्ष 1945 में बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय को स्थिर करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। अब देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं, आगे जो बचा हुआ है। कह रहे हैं वर्तमान में इसकी प्रबंध निर्देशिका क्रिस्टालिना जार्जीवा है। कौन है, क्रिस्टालिना जार्जीवा, जो बुल्गारिया की हैं। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, तो अगले प्रश्न में हमें ज्वालामुखी से प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि ज्वालामुखी
ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन में दे रहा है कि ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी की जो विस्तृत श्रृंखला है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं उसको हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। कह रहे हैं यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। ठीक है, हाँ एकदम सही है। ठीक, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्या कि ज्वालामुखी की जो विस्तृत श्रृंखला है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भू वैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, और दूसरा ये कि यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करता है। ठीक है, अब देखिए अगला व्याख्या को पढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन में पाया गया कि गर्म लावा और राख फेंकने वाले ज्वालामुखी पृथ्वी के तापमान को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें चट्टानों का कृत्रिम अपक्षय, जहां चट्टानों को पीसकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसका मतलब नहीं है कि यह जलवायु समस्या का एक समाधान है। यह प्रक्रिया मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों का उत्पादन करती है जो अंततः नदियों के माध्यम से महासागरों में प्रवाहित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सहेजने वाले खनिज बनाते हैं। यह तंत्र वातावरण में गैस की रिहाई की जांच करने में मदद करता है, साथ ही वायुमंडल में CO2 के स्तर और वैश्विक जलवायु स्तर को बनाए रखता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे पूछा था गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1995 में, 2003 में। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। गंगा एक्शन प्लान पहली नदी कार्य योजना थी जो वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चलाई गई। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले देखिए 1985 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाई गई? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इसे 1986 में लागू किया गया। देखिए 85 में तो शुरू हुआ, ठीक है, 85 में तो शुरू हुआ लेकिन लागू किस वर्ष प्रारंभ हुआ हमसे पूछा है। ठीक है, तो 1986 में जो है क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश से रोकना था। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेज वेज आधारित मंच प्रतिबिंबित मार्च 2017 में शुरू किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए ये शब्द होगा वेब। ठीक है, वेब। अब देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की। ठीक है, तो हमसे पूछा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कर्नाटक जो राज्य था, ठीक है, कर्नाटक राज्य में सबसे पहले जो है वेब आधारित मंच तैयार किया गया सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। ठीक है, और देखिए पिछली बार फिर इसके पहले के पेपर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो कर्नाटक से एक प्रश्न और बना था। ठीक है, उसमें ये था, प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा राज्य है, ठीक है, जो NEP को लागू किया था सर्वप्रथम। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि 2021-22 NEP जो था उसको लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य था। ठीक है, शैक्षिक वर्ष 21-22 में। ठीक, तो सबसे पहले जो कौन था, कर्नाटक था। तो मतलब कर्नाटक से दूसरा प्रश्न हमें मिल रहा है। इसके पहले के सत्र में भी हम लोगों ने देखा था कि हमसे ये प्रश्न किया था कि NEP, ठीक है, शैक्षिक वर्ष 2021-22 में NEP लागू करने वाला सबसे पहला राज्य। ठीक है, अब हमसे यह प्रश्न पूछा है कि किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए वेब आधारित मंच तैयार किया था। ठीक है, तो कर्नाटक ने। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के तत्काल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों का नागरिकों के लिए प्रदर्शन हेतु एक व्यापक वेब आधारित मंच प्रतिबिंबित किया था।
यह डैशबोर्ड प्रशासन की दक्षता में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है और नागरिकों को सरकार की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देता है। यह अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों में उपलब्ध है। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए जो सैनिक अभ्यास होते हैं ना कई देशों से, ठीक है, वो भी हमसे पूछा गया। कह रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार 2021 शुरू किया था। ठीक है, देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रज, ठीक है, ब्रज प्रहार जो है 2021 युद्धाभ्यास, ये भारत और किसके बीच हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि फ्रांस, जापान, यूएसए, श्रीलंका। ठीक है, तो ब्रज प्रहार किसके हुआ, यूएसए के बीच में हुआ। अब देखिए भारत ने, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए भारत ने यूएसए के साथ ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास शुरू किया। दोनों देशों के विशेष सैन्य बलों के द्वारा इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। ब्रज प्रहार का 14वां संस्करण 2023 में उरमोई मेघालय में संपन्न हुआ। ठीक है, 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, उरमोई मेघालय में। ठीक है, मेघालय में 14वां संस्करण उरमोई मेघालय में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं कि 15 फरवरी, ठीक है, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो फरवरी 2021 में एक टेबल आया, किस चीज का टेबल, जिसमें ये बताया गया कि अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित जो महिला थी उनमें किसका कौन सा स्थान है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या श्रीजा अकुला थी, या मोनिका बत्रा थी, मौसमी पाल थी, या अंकिता दास थी। ठीक है, अब देखिए तो इसका सही उत्तर क्या है, सबसे पहले रैंकिंग में कौन थी, श्रीजा अकुला थी। ठीक है, श्रीजा अकुला थी। अब देखिए हम लोग देखते हैं पूरे प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए मौसमी पाल और अंकिता दास की भी चर्चा की गई है, लेकिन जो 2021 में रैंकिंग आती है अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा, टेबल टेनिस संघ द्वारा, ठीक है, तो उसमें श्रीजा अकुला को प्रथम स्थान और मोनिका बत्रा को द्वितीय स्थान। ठीक है, इसीलिए देखिए दोनों विकल्प में पहले और दूसरे में रख दिया गया है। अब देखिए फरवरी 2021 को 21 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान श्रीजा अकुला को तथा द्वितीय स्थान मोनिका बत्रा को प्राप्त हुआ था। अब देखिए फिर से हम लोग प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। ठीक है, 4 शोध के प्रकार बताए गए और हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। पहला है कि प्रायोगिक शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध या सर्वेक्षण शोध। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें क्रियात्मक शोध परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। ठीक है, क्रियात्मक शोध, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्या है, ये हमारे वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं तो बहुत सी बातें स्पष्ट होने वाली हैं। व्याख्या में क्या बताया गया, कह रहे हैं क्रियात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। इसका प्रयोग मात्रात्मक मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक डेटा के लिए भी किया जाता है। यह शोध विशिष्ट स्थितियों और उनके संदर्भ पर केंद्रित है। इस शोध का एक सामान्य उद्देश्य यह है कि इसे कई व्यक्तियों की भागीदारी और सहयोग में सुगम बनाया जा सकता है। हालांकि यूपी हायर एजुकेशन में अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बी माना था कि मौलिक शोध है। ठीक है, लेकिन सही उत्तर क्या है, वर्तमान परिस्थितियों पर सुधार पर केंद्रित कौन सा शोध है, क्रियात्मक शोध है। एक्सपेरिमेंटल शोध जो है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, वो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं। मतलब जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहा जाता है, विदेशी आंकड़े। ये कैसे होगा, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े। ठीक है, अच्छा आपने जांच पड़ताल किया किसी चीज का, मान लीजिए आपने जांच पड़ताल किया, ठीक है, तो क्या होगा, और जब आपने, ठीक है, मूल आंकड़े को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको कहेंगे प्राथमिक आंकड़े। क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, मतलब जांच पड़ताल की प्रक्रिया में जो
एकत्रित किए गए मूल आंकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक मूल आंकड़े होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, या मौलिक या मूल आंकड़े जो होते हैं उन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किया जाता है। अब देखिए आंकड़ों की संग्रह संग्रह की विधियां बताई जा रही हैं। ठीक है, इनको बड़े अच्छे से हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि आंकड़ों के संग्रह की विधियां दो प्रकार से, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरा क्या है, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े में क्या है, प्राथमिक आंकड़े में बताया गया कि व्यक्तिगत प्रेक्षण साक्षात्कार भी इसी में है, प्रश्नावली अनुसूची भी इसी में है, अन्य विधियां भी है। द्वितीयक आंकड़े में बताया गया कि प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत दो भागों में बांटा गया, जिसमें प्रकाशित स्रोत में सरकारी या अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी संस्मरण और समाचार पत्र की बात की गई। ठीक है, अप्रकाशित में व्यक्तिगत गैर सरकारी प्रलेख की बात की गई। ठीक है, अर्ध सरकारी सरकारी प्रलेख की बात की गई। ठीक, जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर जांच पड़ताल में, ठीक है, हमसे अगर कहें जांच पड़ताल में मूल आंकड़े जो है, मूल आंकड़े, ठीक है, मूल आंकड़े क्या है, मूल आंकड़े ही या प्राथमिक आंकड़े हैं, थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए तब भी सही कर लेंगे, प्राथमिक आंकड़े हैं। लेकिन कहे अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर कोई आंकड़ा, ठीक है, एकत्र किया गया तो उसे द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा आंकड़ा अगर एकत्रित किया गया तो द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब देखिए हमसे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एनसीटीई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एनसीटीई के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व आया, छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, योजना काल में, कि सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में, आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में, ठीक है, कि नौवीं पंचवर्षीय योजना काल में। ठीक है, तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में अस्तित्व में आया। अब देखिए हमको पता चल गया कि जो एनसीटीई है, ठीक है, एनसीटीई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये कब आया, आठवीं शताब्दी की योजना काल में एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। व्याख्या से बहुत सी बातें स्पष्ट होने वाली है। देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, देखिए व्याख्या में कह रहे हैं हमसे कि एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, अब देखिए एनसीटी कब स्थापित हुआ, तो कह रहे हैं कि यह जो है 1995 में, ठीक है, अधिनियम 1993 के अनुसरण में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय का है 1992 से 1997, ठीक है, के काल में आया। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली की योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना तथा इससे संबंधित मामले हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों व मापदंडों का विनियम विनियमन उचित अनुरक्षण करना है। देखिए यूपी हायर एजुकेशन में क्या किया, इसको उत्तर कंजी में डी माना है, लेकिन डी गलत है। ठीक है, डी मतलब नौवीं पंचवर्षीय योजना में तो आया नहीं, क्योंकि पांचवी पंचवर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय कब है, 1992 से 97 तक, और ये 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब विचारों और कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए, ठीक है, आपके विचार भी रहे, कथन भी रहे, और का उत्कृष्ट संगठन करते हुए जब आप लिखते हैं तो उस कौशल का एक कौन सा उदाहरण है, कह रहे हैं विश्लेषण का, ठीक है, संश्लेषण का, बोध का, अनुप्रयोग का। ठीक है, तो बोध का, ठीक है, बोध का। अब देखिए व्याख्या देखते हैं, विचारों एवं उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल बोध समझ या कौशल का उदाहरण है।
इसे मॉरिसन शिक्षा मॉडल भी कहते हैं। बोध स्तर की विशेषताएं हैं कि अर्थ के प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है, बोधा विचारों का बोध होता है, तथ्य से गहन परिचय। अच्छा अब देखिए, यूपी हायर एजुकेशन ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बी माना था, जो सही नहीं है। ठीक है, संश्लेषण एकदम नहीं सही। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि मध्यांक की गणना, ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि मध्यांक की गणना की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंकड़े का वितरण सामान्य, प्रत्येक आंकड़े का महत्वपूर्ण, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है कि शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए मध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो आंकड़े का वितरण सामान्य, ठीक है, सही बात है, आंकड़े का वितरण समान होना चाहिए। ठीक, फिर हमसे कह रहे हैं प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण, एकदम बात है, प्रत्येक आंकड़ा या स्कोर महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता, बिल्कुल बात है, अगर आप मध्यांक की गणना कर रहे हैं तो शुद्धता और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग व्याख्या पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि व्याख्या में क्या मामला बता रहे हैं। कह रहे मध्यांक की गणना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन इस प्रकार है। इसमें आंकड़ों का वितरण सामान्य होता है। ठीक है, आंकड़ों का जो वितरण होगा वो सामान्य होगा। इसमें प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक आंकड़ा क्या होगा, महत्वपूर्ण होता है। इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है संगणक में शब्द। ठीक है, अब देखिए एक फिर से एब्रिविएशन से फिर से प्रश्न, ठीक है, संक्षेप में सब जैसे हमसे अब पूछा था उसमें, ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, इसके पहले के पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं एफ टी पी। ठीक है, तो ये हम लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फिक्स्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का क्या होता है फुल फॉर्म, क्या होता है, फाइल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। अगर हमसे पूछे एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग, व्याख्या में क्या बता रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि एफटीपी, ठीक है, एफटीपी एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि फाइलों को इधर से उधर भेजने के काम में आता है। एफटीपी की मदद से हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, एफटीपी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कह रहे हैं कि इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है। ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में क्या बैंडविड्थ है। पहले कह रहे हैं कि एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। ठीक है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट में क्षेत्रफल में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। ठीक, अब देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। ठीक है, प्रति यूनिट समय में, ठीक है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। अब देखिए यहाँ पे समय समय है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल वाला तो गलत है कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल में, प्रति यूनिट क्षेत्रफल में दो विकल्प बच रहा है समय वाला, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में, ठीक है, ट्रांसफर बाइट्स की संख्या नहीं। ठीक है, क्या होगा, एक चैनल द्वारा प्रति बिट्स की संख्या, वही होता है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ का अर्थ एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ का अर्थ एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या होता है, बैंडविड्थ। ठीक है, मान लीजिए ये एक चैनल है, ठीक है, एक यूनिट में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, ट्रांसफर बिट्स की संख्या। ठीक है, बिट्स की संख्या यही है क्या, बैंडविड्थ। क्या है, बैंडविड्थ। सुनिए पुनः सुनिए, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट में, प्रति यूनिट समय में, ठीक है, एक चैनल है कोई प्रति यूनिट समय में
ट्रांसफर बिट्स की संख्या क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है, बिट्स की संख्या है, प्रति यूनिट समय, समय ध्यान रखना, और बिट्स। देखिए अब देखिए, कह रहे हैं वस्तुतः एक इंटरनेट कनेक्शन में डेटा संचरण की यूनिट को बैंडविड्थ कहते हैं, जो एक निश्चित समय में प्रसारित होती है। यह आंकड़ों के स्थानांतरण की अधिकतम गति का बोधक होता है, ठीक है, यह आंकड़ों में स्थानांतरण की अधिकतम गति का क्या होता है, बोधक होता है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है, ठीक है, मतलब एक ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें बताया जा रहा है कि जो सोशल साइट नहीं है, ठीक है, कह रहे फेसबुक, ये तो है, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर, ठीक है। अच्छा ये तीनों है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी। याहू क्या है, सोशल साइट नहीं है। अब देखिए याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है जिस तरह क्रोम है। अब देखिए कह रहे हैं याहू सोशल साइट नहीं है, एक प्रकार का सर्च इंजन है जिसे याहू कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। याहू का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। याहू गूगल के अतिरिक्त दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में से एक है। याहू को वर्ष 1994 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कब लॉन्च किया गया, 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। ये क्या है, एक सर्च इंजन है, यह जो है सोशल साइट नहीं है। अगला प्रश्न हमारे लिए आ रहा है कि अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है, फिर आईसीटी का प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम लोगों को पढ़ना ही होगा। अब देखिए कह रहा है संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी, ठीक है, संगणक के भंडारण के संदर्भ में पूछ रहे हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में नहीं पूछ रहे हैं, टीबी मतलब, ठीक, का क्या अर्थ है, ठीक है, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का क्या अर्थ है, ट्रेटा बिट, ठीक है, ट्रेट्रा बिट, नहीं टेरा बिट, टेरा बाइट, ट्रेट्रा बाइट, ठीक है, टेरा बाइट, ठीक है, टीबी का अर्थ क्या है, टेरा बाइट, क्या अर्थ है, टेरा बाइट, ठीक है, टीबी का क्या अर्थ है, टेरा बाइट। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं, हमसे क्या व्याख्या में कह रहे हैं, कह रहे हैं संगणक के भंडारण के संदर्भ में टीबी का अर्थ होता है टेरा बाइट, ठीक है, 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए मतलब 1 टेराबाइट अगर आपसे पूछ ले कोई, देखिए ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 1 टेराबाइट बराबर कितने गीगाबाइट, तो कितना हो जाएगा 1024। देखिए 1024 तो कॉमन शब्द है, लेकिन अब हम ध्यान ये देना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो अगर हमसे पूछ ले 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, तो हम बता देंगे 1024 गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट। अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर का संग्रह साला होता है, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट को बिट कहते हैं, ठीक है, ये अभी प्रश्न आ चुका है। बिट को एक निबल कहा जाता है, बिट को 4 बिट को एक निबल कहा जाता है। देखिए सुनिए मेरी बात, ठीक है, 4 बिट को क्या कहा जाता है, एक निबल कहा जाता है। 4 बिट को एक निबल कहा जाता है, सबसे छोटी ऊंचाई बिट है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। ये अभी प्रश्न आ चुका है, ठीक है, इसी के पहले के चरण में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। और 4 बिट को एक निबल कहते हैं। अब देखिए एक बात और, 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 टेराबाइट बराबर 1024, ठीक है, गीगाबाइट, जीबी, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब देखिए इसको बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया है। देखिए वही बात कह रहा है कि 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, ठीक है, 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं। ये तो मतलब समझ लीजिए, आप यहीं से याद कर लीजिए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ से पढ़ूं, ठीक है। अब देखिए 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहते हैं, ठीक है। अब 1024 किलोबाइट को, ठीक है, 1 मेगाबाइट कहते हैं। अच्छा 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहते हैं, ठीक है। अब 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। अब 1024 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट कहते हैं। 1024 पेटाबाइट को 1 एक्साबाइट कहते हैं, ठीक है। 1024 एक्साबाइट को 1 जेटाबाइट कहते हैं। 1024 जेटाबाइट को 1 योटाबाइट कहते हैं, ठीक है।
एक योटाबाइट कहते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, इससे प्रश्न मिलेंगे ही। अब देखिए, कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, स्कैनर। ठीक है, निम्नांकित में से इनमें से कौन। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। व्याख्या देखते हैं क्या बता रहे हैं हमसे। व्याख्या में कह रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की महत्वपूर्ण डिवाइस होती है जिनका कार्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर ने आउटपुट प्राप्त करना होता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहरी भाग जिसे आसानी से देखा जा सकता है वे या तो इनपुट डिवाइस होंगे या तो आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में चूंकि कंप्यूटर खुद से कार्य कर नहीं सकता, इससे कुछ करवाने के लिए इसे निर्देश देना होता है जिसके लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वहीं आउटपुट डिवाइस का कार्य उस निर्देश का परिणाम दिखाना या बताना होता है। अब देखिए, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को बता रहे हैं कि क्या आउटपुट डिवाइस है और क्या इनपुट। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है आपका, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन वहीं अगर हमसे ये पूछ ले कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, तो कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। ये तीनों हमारे ऑप्शन में ही था। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन और वेब कैम, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर। ठीक है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से हैं। ठीक, इसको देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से हैं। तो देखिए, कह रहा है कि टच स्क्रीन, ऑडियो कार्ड, हेडफोन आदि। ठीक है, हेडफोन हम लोग का क्या इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन जो इसके हम लोग अभी जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों है। ठीक है, ऑडियो कार्ड अगर हो तो वो भी इनपुट आउटपुट दोनों है। अब देखिए, हमसे प्रश्न फिर से आ गया पर्यावरण से संबंधित। कह रहे वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। ठीक है, मतलब वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण और कब, 2020 के लिए। ठीक है, 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसने जीता है। थियोडोर भास्करन की, दीपक काबरा, पवन सिंह, पीवी सिंधु। ठीक है, तो भास्करन, थियोडोर भास्करन ने वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार जीता था। ठीक है, ये क्या थे, एक लेखक, इतिहासकार और प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता हैं। अब देखिए, व्याख्या देखते हैं। एस थियोडोर भास्करन जो एक लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता हैं, उन्हें वन्य जीव संरक्षण हेतु अभ्यारण्य लाइफ टाइम पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। इन्होंने अंग्रेजी और तमिल में प्रकृति पर अपने लेखन कौशल के लिए पुरस्कार जीता और संरक्षण प्रवचन में योगदान दिया। उन्हें युवा प्रकृतिवादियों को प्रेरित करने की पृष्ठभूमि में भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया। तमिल में प्रकृति पर लिखने के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, याल विरुदु अवार्ड से। ठीक है, देखिए, यह पुरस्कार टोरंटो में वर्ष 2014 में कनाडा लिटरेरी गार्डन द्वारा दिया गया था। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये है कि 2020 में वन्य जीव संरक्षण के लिए, ठीक है, अगर हमसे पूछे लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो भास्करन को, थियोडोर भास्करन को। अब देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, 6, 7। ठीक है, 6, 7। अब देखिए, 10, 8। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 8। 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को सामान्यतः 8 समूह में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा, वन मृदा। ठीक है, यद्यपि एनसीईआरटी पुस्तकों में मृदा वर्ग 6 प्रकार का बताया गया, जिसमें वनीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल तथा पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए, हालांकि जो यूपी रिजर्वेशन है वो 8 को ही सही माना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय मेरी टाइम या समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मेरी टाइम दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल या 8 मई। ठीक है, तो भारत में
राष्ट्रीय मेरी टाइम या समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैगड मर्चेंट पोर्ट एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय फ्लैगड मर्चेंट पोर्ट एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में ये चीजें की जाती हैं। इसका आयोजन भारत के सिम शिपिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। हमसे कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, 1976, 1974, 1982, 1972। ठीक है, तो 1972 वन्य जीव संरक्षण। देखिए वन्य जीव संरक्षण से कितने ढेर सारे प्रश्न, इससे पहले के पेपर में भी हम लोगों ने जैव विविधता से ढेर सारे प्रश्न देखे थे। ठीक है, अब देखिए मतलब मानव और पर्यावरण वाला जो टॉपिक है हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमसे ये पूछा गया कि किसने जो है 2020 में वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्वे पुरस्कार जीता। तो हम लोगों ने देखा कि भास्करन ने, थियोडोर भास्करन ने जीता। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, तो 1972 में हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। क्यों? ठीक है, पौधों और जानवरों को जो है संरक्षण के लिए वर्ष 2003 में इसके कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसके अंतर्गत अभ्यारण्यों एवं नेशनल पार्कों की स्थापना तथा पशु पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण आदि का प्रावधान शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए हमसे पूछ ये रहे ना कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5, ठीक है, +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, +5 के नाम से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 समिट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1992 में रियो सम्मेलन तथा वर्ष 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? 1992 में रियो सम्मेलन। ठीक है, 1997 में क्या हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, वर्ष 1997 में आयोजित अर्थ+5, ठीक है, अर्थ+5 समिट के नाम से जाना गया। ठीक है, दूसरी पृथ्वी सम्मेलन को। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ? 1997 में हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि नाम से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष रजाली इस्माइल ने की थी तथा भारत का प्रतिनिधित्व वन एवं पर्यावरण मंत्री सैफुद्दीन सूज ने किया था। ठीक है, इस्माइल अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के समय इसके अध्यक्ष, ठीक है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष, ठीक, रजाली इस्माइल ने किया था और भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री थे उस समय सैफुद्दीन सूज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।